Hello, friends. A very warm welcome. And going with the today's session, we will be bringing some important concepts again. I hope you're making your notes side by side and you're ready to take it to the next level to make sure that you are not only आप लिख रहे हैं बल्कि आप उसको कंसोलिडेट भी कर रहे हैं. अब एक की वर्ड यहाँ पर की कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है कि गवर्नमेंट इज सीकिंग टू रेज 3.5 लाख करोड़ फ्रॉम नेक्स्ट हाईवे मोनेटाइजेशन प्लान. तो मोनेटाइजेशन ऑफ हाईवे एसेट ही अपने आप में कॉन्सेप्ट हो गया. इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. मेंस एग्जामिनेशन में यू कैन ऑलवेज गेट क्वेश्चंस किस तरीके से रेवेन्यू जनरेशन उससे हो और वो कैसे सस्टेनेबल हो. क्योंकि जो एनएमपी है यानी कि जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है, दैट आल्सो इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीम. उसमें आपको देखना होगा कि व्हाट इज द प्लान ऑफ एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट कि कैसे मोनेटाइज करती है. मोनेटाइजेशन प्रोसीड्स जो है वो आपके किन प्रोजेक्ट्स में वापस जाने की बात है. तो एनएचएआई का रोल इसमें आ गया. और यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि अगेन एज आई जस्ट आस्क कि क्या आप जैसे नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट है जो वो हाउ मोर एफिशिएंटली इट कैन ऑपरेट, और जो टॉल ऑपरेट ट्रांसफर जो कॉन्सेप्ट है वो कितना ज्यादा सक्सेसफुल होकर चीजों को पॉजिटिव वे में एफिशिएंटली वे में प्रमोट करा रहा है. सो इट इज जस्ट वन एग्जाम्पल जो नेशनल हाईवेज का है. ऐसे पीएसयू का भी मान सकते हो आप और ऐसे डिफरेंट सेक्टर का मान सकते हैं. यहाँ पर भारतमाला परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है. यू मस्ट डू चेकआउट कि ये कौन कौन से एरियाज को कवर करती है फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. अब ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स वो भी टॉप स्पीड पे. चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट बहुत पहले से है. सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए कमेटी भी बनाई. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का भी रोल है. इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की बात हुई. और उत्तराखंड जो है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना ऑब्वियसली नहीं हो सकता. बट द क्वेश्चन अगेन अराइजेस दैट हाउ सस्टेनेबल इट वुड बी. दैट इज द होल पॉइंट. सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव यू हैव टू सी कि जो डिजास्टर्स हैं या जो वनरेबिलिटी है वो कैसे आप साथ में अलाइन करके चलेंगे. क्योंकि जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है वो तो मैंने माना कि वो रूरल और कनेक्टिविटी और बेसिक नीड्स और नेसेसिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बट आर वी हैविंग द बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड बेस्ट ऑफ द कॉशन एंड प्लान्स विद रिस्पेक्ट टू द बिग प्रोजेक्ट्स जैसे एयर कनेक्टिविटी या पिथौरागढ़ और चौकुटिया इन सब. So sustainable is very key word. Then apart from that, रेलवे कनेक्टिविटी की बात भी यहाँ पर की है. एरियल रोपवे प्रोजेक्ट्स की बात की है. ई मोबिलिटी इनिशिएटिव्स की बात की है. बट देन स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशंस, हाउ दे विल बी ग्रीन, how they will be sustainable, and how they will be catering to the 21st and the 22nd century. That's what we can say. We are in the first quarter of 21st century. Why Odisha workers get a fatter check? Now ये अपने आप में जनरल स्टडीज पेपर 1 में अगर आप सोसाइटी का क्वेश्चन आता है तो ये आप उस एंगल से देख सकते हैं कि माइग्रेंट वर्कर्स कि डिफरेंट स्टेट्स के बिकॉज ऑफ देयर ओन वर्क कल्चर, बिकॉज ऑफ देयर ओन वैल्यूज, बिकॉज ऑफ देयर ओन हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी वो राइज करते हैं और वो ट्रेनर्स बनते हैं, सुपरवाइजर बनते हैं. अगेन ओडिशा ने हाईली इन्वेस्ट किया इनटू स्किलिंग प्रोग्राम्स. सुब्रतो बागची माइंड ट्री के जो को फाउंडर है उसका एग्जांपल भी आप कोट कर सकते हैं. माइंड ट्री इज अ वेरी वेरी फेमस ऑर्गेनाइजेशन फॉर दैट मैटर, जिस जो अपने आप में एक टेम्पलेट सेट किया है जिसने. तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का रोल क्या है? स्किलिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो. मोर इन्वेस्टमेंट्स भी आते हैं. डिजाइन थिंकिंग यहाँ पर एक और कीवर्ड है, ये भी आप ले सकते हैं. तो आउटडेटेड जो करिकुलम है उसको आपने बंद कर दिया एंड देन यू आर ब्रिंगिंग इंडस्ट्री ओरिएंटेड एंड ऑल्सो रीजनेबल तरीके से मे बी यूज ऑफ वर्नाकुलर यानी उड़िया लैंग्वेज में भी आपने उस चीज को शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट जो है उसको प्रमोट करने के लिए आपने स्किल्स को उससे लिंक किया. आपने इंडस्ट्री के पार्टनर्स को साथ में किया. तो पॉइंट इज दैट यू नो जैसे तिरुपुर है. तिरुपुर अपने आप में हब है. मैं जब टेक्सटाइल्स की बात करता हूँ तिरुपुर और कोयम्बटूर वेरी इंपॉर्टेंट. और ऐसा ही अगर एक नया सेटअप, एक नया क्लस्टर रेडी होता है तो दोनों को ये सोचना चाहिए कि अगर वहां से वर्कर्स वहां माइग्रेट भी करते हैं तो वहीं की जो लोकल पॉपुलेशन है या कोई और जो हमारी पॉपुलेशन को जो स्किलिंग चाहिए उसकी बात आएगी. तो इट्स अ वेरी वेरी गुड केस स्टडी. आप इसको
मेंस के एंगल से देख सकते हैं, प्रीलिम्स में तो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट क्लस्टर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और नेशनल स्किलिंग सर्टिफिकेट या क्वालिटी अश्योरेंस के लिए जो है, क्वालिटी काउंसिल के लिए जो है, वी मस्ट नो एक डिकेड में एफडीआई का फ्लो क्या रहा, वी मस्ट नो एफडीआई के सेक्टर्स कौन कौन से हैं, बिगेस्ट सोर्स क्या है, जैसे सिंगापुर, मॉरिशस और उसके बाद यूएस, ये एक सीक्वेंस यहाँ पर दी हुई है, उसके पीछे रीजंस ऑब्वियसली वी हैव डिस्कस्ड कपल ऑफ टाइम्स. नाउ price volatility is a very repeating theme when it comes to not only crops but also other commodities, and especially in the context of जो अभी हम क्लाइमेट अनसर्टेनिटीज और जियो स्ट्रेटेजिक जो वर्ल्ड में चल रहा है, जो डिफरेंट थीम्स जो इमर्जिंग थीम्स हैं, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में फार्मर्स आर अर्जिंग गवर्नमेंट टू रिड्यूस इंपोर्ट ड्यूटी टू जीरो एंड और यू नो और keep it below 10% from the current level of 40%, because in April 2019 import duty on wheat was increased to 40% to boost procurement, और wheat output जो है 2023-2024 में 113.29 मेट्रिक टन की बात, मिलियन टन की बात की गई है. तो अब बात ये उठती है कि क्या ये एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन है वॉलेटिलिटी को कर्व करने के लिए, और लॉन्ग टर्म क्या हमारे पास ऑप्शंस होने चाहिए, कैसे हम खुद सेल्फ रिलायंस ज्यादा अपनी बढ़ाएं. हमने अभी विद इन लास्ट कपल ऑफ डेज ओनली हमने एक थीम कवर की थी जिसमें हमने पूरे के पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को ही हमने देखा था. So from that perspective, you have to see this. Gold's relevance set to rise, ऐसा हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब का कहना है. गोल्ड ना सिर्फ स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए, ऑर्नामेंट के लिए, कल्चरल और रिलीजियस पर्पस के लिए, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन मैकेनिज्म के लिए भी होगा, जब तक जो इंटरनेशनल सिस्टम और ज्यादा स्ट्रीमलाइन नहीं होता. तो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम जो है वो फिलहाल कैसा है, वो फिलहाल आप कह सकते हैं कि एक तरीके से नॉन सिस्टम है. इंटरनेशनल सिस्टम एक तरीके से नॉन सिस्टम है आप कह सकते हैं, और जो वैल्यू ऑफ गोल्ड जिसकी बात कर रहे हैं वो टाइम टू टाइम फ्लक्चुएट करता गया है. सो द क्वेश्चन अराइजेस दैट आखिर कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं जो फोर्सेस हमें हेल्प करेंगी एक नए सिस्टम को क्रिएट करने में. इंडिया उसका कितना रोल प्ले कर सकता है. तो गोल्ड का हमारे लिए है, और गोल्ड का हमारे लिए था, वो रहेगा, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपको एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से देखना है. नाउ ईवी लोन्स, अब वही आपको सनराइज सेक्टर्स की तरह देखना पड़ेगा. फार्मा है, टेक्सटाइल्स है, और उसके बाद एमएसएमई सेक्टर को जैसे हम देखते हैं, तो उसको प्रायोरिटी सेक्टर टैग अगर दिया जाएगा तो क्या ईवी सेक्टर को बेनिफिट होगा, उसका जो रिस्क वेटेज है क्या वो कम आएगी, और बैंकिंग सेक्टर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की तरह उसको देख पाएगा. सो ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग जो है वो तो कार की करते ही करते हैं. ईवी इज अ डिफरेंट बॉल गेम. एक बार बैटरी नहीं है उसकी कोई वैल्यू नहीं, तो इसीलिए बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट वो हो जाता है. प्रायोरिटी अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग रूल, जिसमें प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ चुके हैं कि भाई प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कौन से सेक्टर है और कितना पैसा दिया. Banking entity needs to lend 40% of the adjusted net bank credit to the so-called priority sector और economically weaker section. आपको सारे पता होने चाहिए, और आपको उसका सीक्वेंस भी पता होना चाहिए, कमर्शियल बैंक्स और रूरल बैंक्स किस तरीके से काम करते हैं. इट इज फॉर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, फॉर्मल क्रेडिट जाता है जहां पे चाहिए, वरना सारा पैसा रियल स्टेट में चला जाएगा और स्पेकुलेशन में चला जाएगा. पैरामीटर्स भी उसके यहाँ पर दिए हुए हैं, यू जस्ट रीड देम एंड ट्राई टू मूव ऑन. एयरटेल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर. वो फिर से वो कह रहे हैं कि ओटीटी यू नो डू नॉट डिस्टर्ब, तो ऐप आया, लेकिन ओटीटी को कैसे रेगुलेट किया जाए. स्पैम की बात है. ओटीटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी फर्म प्लेयर इन द सोसाइटल सेटअप एज ऑफ नाउ, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक, उसका पर्सपेक्टिव देखा जाए तो डिजिटल जो कंसेंट एक्विजिशन फ्रेमवर्क है, एक की वर्ड यहाँ पर है, डिजिटल कंसेंट एक्विजिशन. आप वर्ड पे ध्यान दीजिए तो आपको उसका मतलब भी समझ आएगा कि कैसे स्पैम जो है, स्पैम को कैसे रोका जाए. उसके लिए सबसे पहले तो कंसेंट आनी चाहिए,
जो चीज हो रही है बिना कंसेंट के ना हो। दूसरा केवाईसी फ्रेमवर्क होना चाहिए, और तीसरा उन्होंने बोला कि एक्सपेंडिंग द सेंट्रलाइज्ड ब्लैकलिस्ट सिस्टम फॉर स्पैम डिटेक्शन टू ओटीटी प्लेटफॉर्म। लेकिन इसके पीछे भी जो है एक पूरा का पूरा मैकेनिज्म होना चाहिए, थॉरो स्टडी होनी चाहिए, ये इतना आसान नहीं है। सो बिकॉज अगर आप बात करेंगे तो एयरटेल का ये कहना है कि देयर आर ट्रिलियंस ऑफ कॉल्स, ट्रिलियन ऑफ रिकॉर्ड्स दैट इट इज प्रोसेसिंग ऑन डेली बेसिस। सो एक वास्ट इकोसिस्टम है हमारे पास, और हमें ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की जरूरत है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट जिसकी चर्चा की गई है, वी मस्ट ऑल्सो मेक ए नोट ऑफ इट, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हमें चाहिए अगेंस्ट कॉलिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन स्पूफिंग, SCLI, यानी है कोई और बोल के आपने कहीं और किया। उबर फॉर टीन सर्विस इन दिल्ली, मुंबई एंड बेंगलुरु। अब फिर वही बात है कि क्या यू नो पब्लिक सेक्टर में भी जो पब्लिक कनेक्टिविटी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात हम उस तरीके से क्यों नहीं बात करते। 13 से 17 साल को आप यू कैन, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। उसके अंदर उबर फॉर टीन्स में इट विल बी अलाउइंग पेरेंट्स एंड गार्जियंस टू सेट अप अकाउंट्स फॉर देयर चिल्ड्रन एज बिटवीन 13 एंड 17 ईयर्स सो दैट दे कैन बुक कैब डायरेक्टली यूजिंग देयर ओन मोबाइल्स। 13 टू 17, ऑडियो रिकॉर्डिंग और लाइव ट्रिप ट्रैकिंग और ये सब भी होगा। तो आई वांट टू नो योर व्यू, आप क्या सोचते हो इसके बारे में? इज इट द मोस्ट सोसाइटल जो चेंजेस हैं, या जो समाज में जो रूल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का जो अपना एक उसका बहाव है, परिदृश्य है, क्या उसके अंदर ये वाकई बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करेगा? एंड अगेन ये भी एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए है कि बैंक जब GSEC यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो कि मोस्ट सिक्योर मानी जाती हैं, यहां पर है कि बैंक्स हैव रिड्यूस्ड देयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी होल्डिंग्स, रिड्यूस्ड देयर होल्डिंग्स, होल्डिंग्स को छोड़ रहे हैं सो दैट उनके पास लिक्विडिटी आए। ये बस एक सिंपल सा यहाँ का बात है। कितना क्या है वो एक अलग बात है। तो दे आर अ फॉर्म ऑफ डिपॉजिट दैट बैंक्स होल्ड टू मेंटेन देयर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR or the minimum requirement of 18% of their net demand and time liabilities। ये भी कॉन्सेप्ट हमने इकोनॉमिक सीरीज में कवर किया है, आप इसको एकदम एग्जैक्टली वैसे ही लेकर आप इसको समझिए। और LSR पे, SLR के ऊपर तो प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन भी आ चुका है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो किसी न किसी फॉर्म में पूछा ही जाता है। दूसरा जो है LCR, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, वो भी इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट और है। तो माय पॉइंट इज दैट फर्स्ट बिकम फैमिलियर विद द कॉन्सेप्ट्स एंड देन ट्राई टू गो बैक, हैव अ लुक एट इट, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड उसको एक पूरे पर्सपेक्टिव में। तब आपको समझ आएगा कि बैंक अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ले रहा है तो यानी क्या इम्पैक्ट होगा, अगर वो लिक्विडिटीज को, अगर लिक्विडिटी क्रंच के टाइम पर अगर इट इज ट्राइंग टू रिड्यूस देयर होल्डिंग्स, तो व्हाई इट इज डूइंग सो। Bombay Stock Exchange, India's economic heritage. I think it's a wonderful example for general studies, economics perspective. Prelims के लिए आपको उसका डेटा पता होना चाहिए। 1875, जुलाई 1875। और वो धरोहर क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ आनी चाहिए। हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट्स गोज बैक टू 1861, द अमेरिकन सिविल वॉर, उससे कॉटन सप्लाई डिसरप्ट हुई थी, वेरी ट्रू। और कॉटन सप्लाई इंडिया से जो लैंकाशायर मिल्स हैं वहां नहीं जा पाएंगी, तो ब्रिटिश जीरोड इन ऑन इंडियन डेक्कन रीजन। शुरू में जब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में बिफोर द वॉर, तो अंग्रेज लेके ही नहीं जाना चाहते, वो नहीं होगा। लेकिन जब सिविल वॉर होगा तो वहां से सप्लाई नहीं जा पाएंगी, दैट इज द पॉइंट। और इंडिया से थोड़े टाइम के लिए आप एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ सप्लाई क्रिएट कर दोगे। लेकिन जब वो वॉर खत्म हो जाएगा, या जब वो चीजें बदल जाती हैं, या इवन इन बाई 1879 जब सुएज कैनाल भी स्टार्ट हो जाती है, तब क्या होगा? तब जो है अचानक से फिर से एक लंप आएगा, और अचानक से कॉटन जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल सेक्टर का तो हार्ट है ही, अदरवाइज ऑल्सो लाइवलीहुड्स भी हैं। और जो एक सोसाइटल लैंडस्केप को चेंज करने की बात थी, जो वो भी यहाँ पर आ जाएगा। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में इट इज टॉकिंग अबाउट दैट हाउ गुजराती एंड पारसीज दे सॉ ह्यूज अपॉर्चुनिटी इन कॉटन। तो इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग द कॉटन बिजनेस एज सेल्फ ओन्ड और पार्टनरशिप, दे सेट अप जॉइंट स्टॉक कंपनीज एंड बैंक्स। तो जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1857 में इनेक्ट किया गया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे जो है आप कह सकते हैं कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी, सेम थिंग विल बी गोइंग फॉर दीज कंपनीज ऑल्सो।
इससे जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो प्रेमचंद रॉयचंद एट द हेल्म एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, और मनियाज पैनिक्स एंड क्रैशेस जो बुक है उसके अंदर बात की गई है, कॉटन बॉम्बे कॉटन मैनिया की बात की गई है। और फिर वही बात, जैसे स्टॉक ब्रोकर्स क्राइसिस आएगी, चीजें अप एंड डाउन होंगी, नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन 1875 में बनेगा, फॉर्मलाइजेशन इंडियन 1887, और नाम जो है उसका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बन जाएगा, फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया। यूरोप हैड ऑलरेडी सीन स्टॉक एक्सचेंज विद एम्स्टर्डम एंड लंदन। एम्स्टर्डम में वर्ल्ड का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज उस पर्पस से हम कह सकते हैं। So Bombay will be taking the lead over Calcutta in terms of development of capital markets, क्योंकि Calcutta Stock Exchange was established in 1908. Ahmedabad Stock Exchange was established uh, before Calcutta in 1894, and in banking Calcutta had led the East India Company, obviously जैसा हमने पढ़ा भी है हिस्ट्री के लेक्चर्स में। फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक 1806 में था और बॉम्बे में 1840 में था। दीज आर वेरी वेरी क्रूशियल एंड वैल्यूएबल फैक्ट्स फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम्स, आप उसको नोट कर लीजिए। एंड देन एक पूरा इवोल्यूशन यहाँ पे दिया है, गो थ्रू इट, कि कैसे इन ड्यूरिंग द कॉलोनियल टाइम पीरियड बीएससी का कंडक्ट कैसा रहा, कमेटी अगर कोई बनी, जैसे सर विलियम एटले कमेटी थी 1923 में, उसने रिकमेंडेशन दिए यूनिफॉर्म कॉमन कोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, एक्सटेंशन ऑफ ट्रेडिंग आवर्स, लेस हॉलीडेज, डिसिप्लिनरी रूल्स, गवर्नेंस ऑफ बोर्ड एंड सो फोर्थ। उसके बाद आप बॉम्बे सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल एक्ट 1925 की बात करते हैं, और 2025 में 100 ईयर्स हो गए इसको, जो फर्स्ट लेजिस्लेशन है आपका सिक्योरिटी मार्केट्स का। ग्रेट डिप्रेशन 1930s में आएगा, एक्टिविटी रिज्यूम होगी 1930s के बाद, एंड देन अनदर कमिटी वाज एस्टैब्लिश्ड 1937 अंडर डब्ल्यू बी मॉरिसन, तो कमेटी का नाम आ सकता है। वर्ल्ड वॉर 2 से वॉलेटिलिटी ज्यादा आएंगी, स्टॉक ट्रेडिंग अपने आप में एक तरीके से मैं कह सकता हूँ स्क्वीज होने लगेंगी इन द लास्ट इन द 40s की अगर हम बात करें। नए नए स्टॉक एक्सचेंज भी इस टाइम पीरियड में आएंगे, लाहौर, नागपुर, कानपुर, और ओवरऑल नंबर होंगे 21 हो जाएगा। आफ्टर इंडिपेंडेंस कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर पीजे थॉमस, who was also the first economic advisor of the government. The committee recommended establishing security market regulator, uniform regulation for stock market across the country to tackle malpractices. तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छा, अमोल सर ने एक बहुत अच्छा ओवरव्यू दिया। आई थिंक दिस इज अ वंडरफुल जॉब। नीति आयोग इंडेक्स इज अबाउट स्टेट्स फिस्कल हेल्थ, तो की वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। फिस्कल हेल्थ की रैंकिंग्स आपको पता होनी चाहिए, आपको फाइंडिंग्स पता होनी चाहिए कि कुछ स्टेट अच्छे परफॉर्मर क्यों हैं और कुछ का डिफिकल्ट क्यों है इन टर्म्स ऑफ फिस्कल पैरामीटर्स। इंडिसेस की बात है तो आपको मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से आप उसको यूज कर पाएंगे। पीटी में वो पूछा जा सकता है कि उस इंडेक्स के क्या क्या कंपोजिशन है। फॉर एग्जाम्पल क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, फिस्कल प्रूडेंस, डेट इंडेक्स, डेट सस्टेनेबिलिटी, ये नॉर्मलाइज्ड है। लेकिन अगर मान लीजिए इसके अंदर कुछ ऐसा होता है जो आप डायरेक्टली नहीं सोच सकते, तो वो आपको नोट करने की और उसको अलग से जरूरत है। एफआरबीएम एक्ट को भी आप साथ में देखेंगे, और साथ साथ में कैसे उड़ीसा ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, लो फिजिकल डेफिसिट्स, गुड डेट प्रोफाइल, कैपिटल आउटले कैसे उसने जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के पर्सपेक्टिव में कैसे वो कर पाया, ये सोचने वाली बात है। छत्तीसगढ़ क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, गोवा का रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, झारखंड के फिजिकल प्रूडेंस, ये अलग अलग है, तो ये बहुत अच्छा दिया हुआ है। तो इससे हम नेचुरली हम मेंस के एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं स्मार्टली पुट अप कर सकते हैं। पंजाब, Kerala need to work on its quality of expenditure, West Bengal on revenue mobilization, Punjab on fiscal prudence and debt index, Andhra Pradesh on debt sustainability. So I think wonderful key themes are there. Please make a note of it. It is an ongoing theme. Let's see how it is framing up. I am ready to take your questions in this regard through our personal discussions, through WhatsApp, or even on the comment section. You can put it. Those who want to join our courses, you can always write back to us, and I will try my best to make you realize and work in that direction. India's developed nation dream realistic, achievable. Now, this is said by Auguste Tano Khome, the World Bank country director for India. So that's we know this, we appreciate that. इसमें जो की वर्ड्स है मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म और ग्रीन इंडस्ट्रीज। अब क्वेश्चन ये उठता है कि उसमें वर्ल्ड ग्लोबल एनवायरनमेंट का क्या रोल हो सकता है और हमारे लिए क्या बॉटलनेक हो सकते हैं। हमारे लिए जो हमें बढ़ाना है इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो 33% से 40%, वो कैसे हो पाएगा। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी, मैं ये कहना चाहता हूं। तो जब आप पॉइंट्स नोट कर रहे हैं तो आप इन पॉइंट्स को साथ में लिंक कर लेंगे। दैट्स व्हाट वी कैन से।
Now again, India to deploy chilled onions to keep supplies timely and price stable. That's fine. That is आप अलग अलग जो क्रॉप्स हैं उसका आप एक सेट बनाइए. पोटैटो के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक सेकंड में दिमाग में आएगा. ओनियन के लिए क्या होना चाहिए, और ऐसी बाकी जो सीजनल सप्लाईज है उसमें क्या होना चाहिए. टमाटर कभी 200 रुपए किलो पहुंच जाता है, तो कभी 10 रुपए बिक रहा है, 15 रुपए बिक रहा है होलसेल में. तो दैट्स हाउ यू टू सी द फ्लक्चुएशन में कैसे कम हो सकती है. क्या लॉजिस्टिक्स का रोल है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, सप्लाई है, क्या है. तो यू हैव टू जस्ट ब्रेनस्टॉर्म एंड वी कैन टेक अप द थीम. अगेन सुप्रीम कोर्ट बैक्स फ्री स्पीच, फ्लैग्स वल्गर कंटेंट, सो इट्स वेरी क्लियर. इंडिया मस्ट एग्जामिन इट्स, हाँ इस कॉन्टेक्स्ट में ये जरूर कहूंगा, प्लीज डू चेकआउट हमें वो सारे के सारे केसेस जो फ्री स्पीच से रिलेटेड हैं और फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए हैं, वो कैसे इवोल्यूशन है वो हमें पता होना चाहिए, पहली बात. दूसरा, इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे नोट्स में होना चाहिए कि कैसे जो चाहे वो टेक्स्ट बुक्स रही हैं, चाहे वो राइटिंग है, चाहे वो सॉन्ग है, कैसे एक डिबेट रहा है. बिकॉज इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देयर कैन बी अ क्वेश्चन, और मेंस में भी इसको क्रिटिकली देखने का आपको मिल सकता है. India must examine its strategic options. India is already examining, India is already working on the same. India realize, मैंने पहले भी बात की है, एनर्जी सेक्टर ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कैसे उसके थोड़े से सिनेरियो बदल सकते हैं. एग्रीकल्चर सेक्टर की हमने बात की थी, फार्मास्यूटिकल सेक्टर की हमने बात की थी. डू रिकॉल and try to bring in your notes, especially those who are asked to write back the feedbacks. They must bring all these ideas in their answer rather than just summarily doing a kind of a casual sum up. वो हमें नहीं चाहिए. तो ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. इसमें हम देख रहे हैं कि सिचुएशन इवॉल्व हो रही है. इंडिया इज मोर देन रेडी. इंडिया अभी यूरोपियन यूनियन से बात करता है, इंडिया यूके के साथ भी हो रहा है, इंडिया अल्टरनेटिव सोर्सेज पे भी रिलाई करने की बात होती है, बट हमारे लिए कोई नी जर्क रिएक्शन की कोई ऐसी बात नहीं. सो फर्स्ट फुल बॉडी मीट ऑफ नेशनल बोर्ड वाइल्ड लाइफ का जो है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की 2012 के बाद फर्स्ट टाइम, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में. एक सेकंड सोचिए जरा इसके बारे में. और गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जूनागढ़, उसमें प्रधानमंत्री जी का ये दिया है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के ऊपर. चीता ज्यादा एरियाज में आएंगे, लायन का सर्वे होगा, कंजर्वेशन प्लान होंगे. तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और अपेक्स बॉडी है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और डेवलपमेंट पे. 47 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वेरी इंपॉर्टेंट, चेयर्ड बाय, लास्ट टाइम इट वाज चेयर्ड बाय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी. द पीएम इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ एनबीडब्ल्यूएल. सो स्टैंडिंग कमेटी है उसकी, जिसमें यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर का रोल होता है. स्टेट क्रूशियल डिसीजंस की बात होती है, पॉलिसी, डाइवर्शन ऑफ लैंड अराउंड पार्क्स एंड सेंचुरीज. घड़ियाल की बात हमने पहले भी की है, मिशन मोड में उसको काम हो रहा है. वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने ऑलरेडी 2900 करोड़ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए दिए, इंक्लूडिंग द प्रोजेक्ट लैंड फॉर द नेक्स्ट 10 years. एंड नेशनल ग्रेट इंडियन बस्टर कंजर्वेशन प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो मेंस के एंगल से तो पूरा अपने आप में एक सेटअप थीम यहाँ पर आपको मिल गई. प्रोजेक्ट लायन की बात की गई, तो कैसे हम एशियाटिक लायंस को बढ़ाएंगे सौराष्ट्र रीजन के अंदर. लायन इज कैरिड आउट, मतलब एशियाटिक लायंस का जो सेंसस है, इट इज कैरिड आउट एवरी 5 years. सिमिलरली प्रोजेक्ट चीता, तो चीता जो है वो गांधी सागर सेंचुरी मध्य प्रदेश और बन्नी ग्रासलैंड्स. तो आपको देखना पड़ेगा क्या टोपोग्राफी है, किस टाइप के फॉरेस्ट है, किस टाइप का इकोसिस्टम है, एनवायरमेंट से जुड़ के अपने आप ये हो जाता है. फर्स्ट एवर रिवर एंड डॉल्फिन एस्टिमेशन की बात हुई. इंडिया में 6027 रिवर एंड डॉल्फिन है अक्रॉस गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस. वेरी इंपॉर्टेंट. मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की जब हम बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे फिर वो एलिफेंट्स का रेलवे ट्रैक क्रॉस करना हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो. अभी हमने थोड़े टाइम पहले, मुझे याद है, कोडो मिलेट की जब बात हुई थी तो बहुत सारे हाथी, बहुत ही दुख की बात है कि वो नहीं रहे. तो कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है, कैसे हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के थ्रू जो मैनेजमेंट है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का, उसको हम हैंडल करें. वी हैव अ सेंटर इन देहरादून. द सेंटर जो मतलब नॉट द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की मैंने बात की. तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कैंपस जो है आपका, सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री इन कोयम्बटूर, वहां पर ये आपका एक्सीलेंस सेंटर बनेगा. और बहुत अच्छा यहाँ पे बताया हुआ है कि कैसे सेंटर यूनियन टेरिटरी स्टेट को सपोर्ट करेंगे विद टेक्नोलॉजी, गैजेट्स, ट्रैकिंग फॉर वार्निंग, प्रिस्क्राइब सर्वेलेंस, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की पार्ट्स, हॉटस्पॉट्स, फील्ड विजिट्स और कम्युनिटी को कैसे हम और ज्यादा प्रोएक्टिव बनाएंगे, एंड देन कैसे हम मिटिगेशन फीचर्स को भी लेंगे. देन कैसे डिफरेंट टास्क फोर्स बनेंगी ऑन इंडियन स्लॉथ बियर, घड़ियाल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड,
Foundation stone of the National Referral Center for Wildlife at Junagadh, hub for coordination and governance of various aspects related to wildlife health and disease management. This is also very very important. Then ट्रेडिशनल नॉलेज और मैन्युस्क्रिप्ट्स की बात है तो यूपीएससी में प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं, इस पे तो क्वेश्चन आना ही आना है. एनवायरमेंट हैव अराउंड अराउंड 12 to 14% जो स्टेक है, अराउंड 19 क्वेश्चन आई कैन से एनवायरमेंट और रिलेटेड एस्पेक्ट से आ जाते हैं, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स अपने आप उसके अंदर आ गए. देन it is also given here that प्रोजेक्ट लैंड, प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट सोनालीपॉड, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, सबका आपको एक कीवर्ड क्या खास बात वो आपको पता होना चाहिए. इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और 2023 में लॉन्च किया गया था. और यहाँ पे जैसे आप लिखा गया है कि प्रधानमंत्री जी ने डिटेल इंटरवेंशन किया, तो आपको भी सोचना चाहिए कि आखिर मैं अगर वहां हूं तो मैं क्या सोचता या क्या सोचती या क्या होता. लोकल कम्युनिटी जो मालधारीज हैं, जिनके ऊपर ऑलरेडी यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, मालधारी कम्युनिटी पे भी आ चुका है और खराई कैमल पर भी आ चुका है. खराई कैमल पर तो ये सिर्फ पूछा था कि वो ऐसे कैमल है जो पानी में तैरते हैं. अब आपको नहीं पता है, लेकिन आप कैमल सोचोगे पानी में कैसे तैर सकता है, तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा. So I already discussed this that India has got 6,027 river dolphins. फर्स्ट सर्वे ऐसा हुआ. यूपी, बिहार, आप एरिया देखने पड़ेंगे आपको, वेस्ट बंगाल, असम एंड पंजाब भी उसमें आता है. 3 इन पंजाब. सी सो द क्वेश्चन इज दैट गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन और उसकी ट्रिब्यूटरीज आपको पता होनी चाहिए, और ट्रिब्यूटरीज के नाम यहाँ पर दिए गए. तो ज्योग्राफी का मैं कहता हूँ ये अपने आप में माइन हाउस दे दिया गया है ऑलरेडी. और बाकी कैसे एनजीओज, क्योंकि हम एसोसिएशन की बात करते हैं तो हमने अभी वो कॉन्सेप्ट हम क्लियर, हम उस पर वर्क भी कर रहे हैं इन पॉलिटी जो सब्जेक्ट है उसमें. तो वहां पर हम अरण्यक और ये जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, टर्टल सर्वाइवल अलायंस और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इनके एग्जाम्पल हम ले सकते हैं. बाकी आप इसको कानपुर विंध्याचल स्ट्रेच में आप देख सकते हैं कि किस तरह से डिटेल्स दिए हुए हैं, इवन इन बिहार ऑल्सो. नाउ दिस इज टू बी डिस्कस्ड, कैसे जो बेस्ट डीएम्स हैं बिकॉज ऑफ देयर ओन गवर्नेंस, बिकॉज सेंटर में उनके जो है वो खुद नहीं होते, सेंटर में इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस है और वो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पोस्ट. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यूनिक पोस्ट है डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के अंदर, जो ब्रिटिश और मुगल टाइम से आई है. इंडिया इंडिपेंडेंट हुए और नेहरू जी वाज अगेंस्ट ब्यूरोक्रेसी और सिविल सर्विस, बट सरदार पटेल वाज इन फेवर ऑफ it, and that is why today India has moved so forward, and it is an amazing post, it is an amazing feeling, it is an amazing institution, and it's a lifetime opportunity to serve the people and to inspire others also. So इस एंगल से आप देख सकते हैं they are going above and beyond their normal course of duties. उन्हीं को रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो हम कल देखेंगे या जब हमारे सामने आता है. लैंडसेट कहता है कि 1/3 ऑफ इंडिया विल बी ओबेस बाय 2050. तो करें क्या? ओबेसिटी एपिडेमिक है, आपको जेप्टो भी चाहिए, आपको जेंटो भी चाहिए, आपको पता नहीं क्या क्या आ चुका है, 10 मिनट डिलीवरी में आ चुका है. तो बात वही है, ग्रेटिफिकेशन है, कंज्यूमराइजेशन है, और घर का खाना इज नो मोर कूल. खुद बनाना तो बहुत ही ज्यादा पेचीदा काम माना जाता है, उसकी जगह आई वांट टू वर्क लाइक जैसे हम मेट्रोसेक्सुअल जो माइंडसेट है उसकी हम बात करते हैं, तो उस एंगल से भी आपको सोचना पड़ेगा. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो बहुत खतरनाक होती जा रही हैं, और ओबेसिटी भी एक डिजीज मानी जानी चाहिए, ऐसा कहा गया है कि उसको ऑफिशियली आप मान लीजिए. टैक्सेशन होना चाहिए अनहेल्दी फूड्स के ऊपर, नेशनल रजिस्ट्री होनी चाहिए ओबेसिटी को ट्रैक करने के लिए, लेकिन अभी ऐसा होने वाला नहीं है. तो क्यों नहीं होने वाला, ये आप सोचिए कि अब क्यों नहीं होने वाला. जब क्राइसिस है, क्योंकि इससे बड़ी बड़ी और भी क्राइसिस है, तो उसको हम समझने से इनकार करते हैं कि आप अगर हर टाइम पे आप ठीक से पढ़ाई कर लें या आप अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव कर लेंगे, तो फिर कंपटीशन और बढ़ जाएगा, यू विल बी इजीली एबल टू गेट इनटू द सर्विसेज. लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा. Right against disability based bias, a fundamental right. Again, I'm repeating it. Supreme Court is saying that this is the time to consider right against disability based bias as a fundamental right. So जो विजुअली impaired हैं या जो सुन नहीं सकते, उनके साथ अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो तो ये ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट का उनका हनन है. Visually impaired candidates are eligible to participate in the selection for the post under judicial service, ऐसा उन्हें कहना है. तो राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 में वो सेम स्टेचर का है जैसे एक फंडामेंटल राइट है. नो कैंडिडेट इज डिनाइड कंसिडरेशन सोली ऑन अकाउंट ऑफ देयर डिसेबिलिटी. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्रोग्रेसिव और फॉरवर्ड लुकिंग आइडिया है, और ये होना भी चाहिए. जजमेंट ने डायरेक्ट किया रिस्पॉन्सिव रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज को कि वो प्रोसीड करे सिलेक्शन प्रोसेस के साथ और अपॉइंटमेंट करें जुडिशियल ऑफिसर्स का, ताकि समाज में जो रोल होना चाहिए वो कर पाए, क्योंकि उनके एग्जाम्पलरी अचीवमेंट्स है डिस्टिंग्विश इंडिविजुअल्स की लीगल प्रोफेशन में, डिस्पाइट हैविंग फिजिकल बैरियर्स टू इट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो राइट बेस्ड अप्रोच
right based approach. Person with disabilities must not face any discrimination in the pursuit of the goals that they want to achieve. And here we are talking about judicial services. ये बात एक आती है, तो रिलैक्सेशन करा जा सकता है सुटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट का जब इनफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज आर नॉट अवेलेबल आफ्टर सिलेक्शन इन द रिस्पेक्टिव कैटेगरीज, ये भी कहा। तो यानी कितना ज्यादा एक तरीके से बैलेंस रोल प्ले किया गया है। कर्नाटका आईपीएस ऑफिसर शिफ्टेड डे आफ्टर शी अक्यूज सीनियर ऑफ प्लांटिंग फाइल्स। वर्तिका कटियार जी को उन्होंने आईजीपी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डी रूपा मोदगिल को पुलिस पर्सनल यूज करके उनके खिलाफ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट प्लांट करने का जब आरोप लगवाया तो शी वाज शंटेड आउट। डिप्टी जनरल ऑफ पुलिस एंड एडिशनल कमांडेंट जनरल होम गार्ड्स एंड एक्स ऑफिशियो एडिशनल जनरल डायरेक्टर सिविल डिफेंस बेंगलुरु, तो 2010 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं और उन्होंने कंप्लेन की कर्नाटका चीफ सेक्रेटरी शालिनी रजनीश और उनको डीजीपी आलोक मोहन को भी उन्होंने दिया। ये एक सामने बात आई। अब पॉइंट ये आता है कि ये बात ये बात कैसे होनी चाहिए थी। अभी हमने सिविल सर्विसेज की बेस्ट डीएम्स की बात भी की, हम वर्क एनवायरनमेंट की बात करते हैं, हम सिविल सर्विसेज के डेमोक्रेटाइजेशन की बात करते हैं, तो वर्क कल्चर का एस्पेक्ट आ जाता है। क्योंकि यहाँ पे शी इज अलेजिंग दैट हेड कांस्टेबल मंजुना टीएस एंड होमगार्ड मल्लिकार्जुन एंटर्ड हर चैम्बर आफ्टर रिसीविंग डायरेक्शन फ्रॉम मोदगिल टू कीप सम फाइल्स एंड टुक फोटोज ऑफ देम एज वेल। तो कैसे जो एक सेंसिटिविटी है, जो एक वर्क कल्चर है, जो एक कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए। अभी हमने रिसेंटली एक और भी इशू पढ़ा जिसके अंदर एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर को 100 करोड़ से ज्यादा का हवाला फंड्स को मिसयूज करके और अपने पर्सनल ग्रेटिफिकेशन में यूज करने की बात की गई। तो वर्क कल्चर, आई वुड से वर्क कल्चर एंड पर्सनल इश्यूज, तो पहले ही पॉलिटिकल कल्चर को तो हम ठीक करने की बात करते हैं, तो कितनी हिम्मत किस तरीके से होनी चाहिए, तो ये एक बहुत ही डिस्कशन का विषय है जिस पर हम एथिक्स में भी हमने बात की है और कुछ आंसर्स में भी हमने इसको उठाया है। सो कॉपर रेस टू सिक्योर कॉपर डिकोडिंग रिसेंट मूव्स बाय इंडिया चाइना एंड द यूएस। तो अब आप कॉपर के लिए देखिए कि क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब अनाउंस किया 9000 स्क्वायर किलोमीटर ब्लॉक कॉपर एंड कोबाल्ट का जाम्बिया में नॉन फॉर हाई ग्रेड डिपॉजिट्स, तो ये अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव और हमारे लिए बहुत ही कॉन्फिडेंट न्यूज है कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स इट। चाइना इज ऑलरेडी लीडर इन दैट। और वाई माइनिंग मैटर्स, तो ईवी की बात होती है, बैटरीज की बात होती है, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज की बात होती है, एंड यूएस में जो हो रहा है उसकी बात होती है। अब उसके बाद इन्होंने बताया कॉपर वैल्यू चेन के अंदर ore is processed into concentrates, melted into anode and then refined into cathode। तो आपको पूरा सीक्वेंस पता होना चाहिए। मोर रिसाइकलिंग, अल्टरनेटिव बैटरी केमिस्ट्रीज, इससे प्रेशर जो है वो कम हो सकता है। इंडिया का डोमेस्टिक और प्रोडक्शन इज ओनली 3.78 मिलियन टन, वो 8% लोअर था। तो आपको इंडिया में पता होना चाहिए, राजस्थान हो गया, बाकी स्टेट्स हो गए, कहाँ कहाँ पर हमारी कॉपर माइंस हैं। साथ में इंडिया के पास अगर लार्ज कॉपर डिपॉजिट्स भी हैं तो उनको एक्सप्लोर करना क्वाइट फिजिबल है कि नहीं है, ये देखना होगा। एंड देन सेकेंडली, हम जिन कंट्रीज के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बात करते हैं, जाम्बिया है, चिली है, डीआरसी है, उनके साथ हमारे रिलेशंस कैसे हैं, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों तरह की हमने फील्ड्स की बात की। क्योंकि ग्रीनफील्ड यानी न्यू हो गया, ब्राउनफील्ड यानी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। तो स्पॉटलाइन इन अफ्रीका, प्लीज डू चेकअप, मेंस के अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है। डीआरसी is on course to become world's second largest supplier of copper by 2030, ऐसा है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएसआई का रोल है इसके अंदर और साथ में वेदांता ग्रुप का भी रोल है। जाम्बिया इज द 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड। चिली, पेरू एंड डीआरसी आर नंबर 1, 2, 3। Canada based first quantum minerals and China state owned Northwest Metals Mining are the among largest producer of copper in the country। इंडिया में क्या, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इज वर्किंग थ्रू नोडल ऑफिसर्स इन डीआरसी, तंजानिया, मोजाम्बिक एंड रवांडा, ताकि और क्रिटिकल मिनरल्स को हम ले सके। बाकी चाइना का रोल है और यूएस क्लेम्स दैट हाउ कॉपर इंपोर्ट्स थ्रेटन चाइनाज नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, लेकिन वन साइडेड गेम बिल्कुल नहीं है। अमेरिका की जो स्मेल्टिंग और रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो ग्लोबल कॉम्पिटिटर लाइक चाइना उनसे बहुत पीछे है, बिकॉज चाइना इज हैविंग 50% ऑफ ग्लोबल स्मेल्टिंग प्रोसेस इन देयर हैंड्स। यूएस तो टॉप 5 कंट्रीज में कॉपर स्मेल्टिंग में आता भी नहीं। अगेन इंडिया एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, तो प्रीलिम्स एंगल से आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी ऐसी क्रॉप्स हैं या कौन कौन से हमारे कैश क्रॉप्स हैं जो हम टॉप एक्सपोर्टर हैं, जिसमें बासमती राइस, स्पाइसेस, कॉफी, टोबैको। उसके बाद आपको उसका डेटा पता होना चाहिए, कितना कितने बिलियन डॉलर्स का या फिर कितने मिलियन टन हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो नैरेटिव आपको तब समझ में आएगा।
इसमें आपको बेसिकली विदाउट गोइंग इनटू द निटी ग्रिटी आप इसको कॉम्प्रिहेंशन की तरह देखिए। टॉप एक्सपोर्ट्स आप कंपेयर कीजिए, मैरिन प्रोडक्ट्स, बासमती और ऐसे आप कंपेयर कीजिए, और टॉप 3 और बॉटम 3 देखिए, फिर आप ये भी देखिए टॉप इंपोर्ट्स में क्या है। तो इट्स क्वाइट एन एक्सरसाइज फॉर 10 to 20 मिनट्स, यू हैव टू डू इट, बिकॉज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। टूर एंड पल्सेस का हमने डिस्कस किया था, ऑयल का हमने डिस्कस किया था, स्पाइसेस का इंडिया एक एक्सपोर्टर भी है, इंपोर्टर भी है। तो इंडिया पेपर को इंपोर्ट करता है, कार्डेमम को इंपोर्ट करता है, जबकि एक्सपोर्ट जितना कर रहा है उससे वो ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है। तो इट्स अ नेट इंपोर्टर बेसिकली इन दिस सेंस। सो एंड वी आर ए प्री एमिनेंट एक्सपोर्टर ऑफ चिली एंड अदर नॉन ट्रेडिशनल सीड स्पाइसेस। लेकिन चिली का ऑलरेडी प्राइसेस आर सो डाउन दैट आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट इज क्राइंग अ लॉट एवरी डे दैट समथिंग मस्ट बी डन, एंड उसके लिए स्टेबिलिटी। तो यू कैन मेक अ काइंड ऑफ अ माइंड मैप, एक पूरा माइंड मैप बनाइए, क्लासिफाई कीजिए, और उसमें सिर्फ ये अभी के नहीं, आप विकिपीडिया पे जाके एक बार देखिए और आपको मोटा मोटा एक ट्रेंड मिलेगा। प्लीज डू मेक ए नोट ऑफ इट, इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। कमिंग टू द लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू, आज हमने वाइल्ड लाइफ एनवायरनमेंट की इतनी चर्चा की, तो बात यह है कि ओलाइव ग्रीन शेल्स, ओलाइव रिडली टर्टल्स, ऋषिकुल्य रिवर, पहले नाम आ चुका है यूपीएससी में, तो आपको पता भी होना चाहिए। गंजाम डिस्ट्रिक्ट 10 डे मास नेस्टिंग इवेंट है, और इस बार बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि ज्यादा आए फीमेल ओलाइव रिडलीज ऑन द बीच इन ऋषिकुल्य इन गंजाम डिस्ट्रिक्ट को। अगर आप जब गूगल करके आप विकिपीडिया पे फोटोग्राफ्स या आप फोटोग्राफ्स देखते हैं, पिक्चर्स कहीं भी देखेंगे, तो यू विल जस्ट लव इट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सीन्स आल्सो अदरवाइज। तो 7 लाख आई एम रिपीटिंग, ओलाइव रिडली टर्टल्स ने वहां पर एग्रीगेट किए हैं फरवरी 16 से फरवरी 25 के बीच। Number was the number of turtles was more than in 2023 when around 6.37 lakh laid the eggs in the same stretch of Odisha coast. तो ओलाइव रिडली स्मॉलेस्ट होते हैं, मोस्ट अबंडेंट हैं, वार्म वाटर्स पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशंस में होते हैं। इसका नेम आता है इसके हार्ट शेप ओलाइव ग्रीन सेल्स से, और वो 2 से 3 फीट की हाइट तक होते हैं, 50 kg इनका वेट हो सकता है, और मेच्योरिटी का एज 14 होती है। एंड लाइक अदर सी टर्टल्स दे ऑल्सो लिव लॉन्ग। सो यूनिक मास नेस्टिंग है, जिसको अरीबाडा स्पेनिश वर्ड है फॉर अराइवल, उससे लिया गया है। थाउजेंड्स ऑफ फीमेल स्वार्म द सेम बीज टू ले एग्स। तो मास नेस्टिंग एक टिपिकल बिहेवियर है। हम क्या कर सकते हैं उसमें? मोर देन 6 lakh females could typically emerge from the sea over a period of 5 to 7 days to lay egg in 1.5 feet deep conical nest that they dig in the beach sand with their हिंट फ्लिपर्स। वंडरफुल। सो बिगेस्ट नेस्टिंग है दूसरा गहीर माथा का है केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और मैक्सिको कोस्टारिका वो एग्जांपल्स हैं। आइडियल क्यों है? क्योंकि फेवरेबल वेदर कंडीशंस होती हैं, वार्म सैंडी बीचेस है, अनडिस्टर्ब्ड कोस्टल इकोसिस्टम है, अनडिस्टर्ब्ड। सो मैरीन साइंटिस्ट मिस्टर प्रताप मोहंती जो धारणीधार यूनिवर्सिटी कंझार, वो भी उड़ीसा में ही, उसकी बात करते हैं, तो बताते हैं कैसे डिपार्टमेंट ऑफ मेरीन साइंसेज और कैसे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, सबका रोल होगा। और नियर शी शोर है, बीच सैंड आर फेवरेबल, क्योंकि हम उस टाइम उनको डिस्टर्ब ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइल्ड स्लोप है, मीडियम विड्थ है, ग्रेटर परसेंटेज ऑफ मीडियम सैंड है, लो सैलिनिटी है, लो विंड स्पीड है, लो टू मॉडरेट वेव्स हैं। देखिए आप अपने आप सोचेंगे तो आपको अचानक से एक सिनेरियो दिखाई देगा, मॉडरेट साउथ वेस्ट वर्ड करंट है, तो नेस्टिंग के लिए बहुत कंडीसिव हो जाता है। लार्ज नंबर इसलिए भी है क्योंकि अब इस साल जब बारिश नहीं हुई तो उससे लेस कोरोजन हुआ, सफिशिएंट स्पेस हो गया रिवर के माउथ के ऊपर, और बीच का जो ग्रेडियंट है वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में आया। तो पॉइंट इज दैट कि जब हम इतने सारे पॉजिटिव फैक्टर्स को देख रहे हैं तो कैसे उसको सस्टेन रखना है, न्यू जनरेशन को उसका पता होना चाहिए। जो एग्स हैं दे विल हैच अराउंड 50 days from now, and less number of eggs will be lost due to high temperature and coastal erosion. Later the nesting takes place, the more eggs are lost to erosion. ये एक बात है, क्योंकि अप्रैल तक तो गर्मी वैसे भी इंटेंसिफाई हो ही जाती है। सो ये एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से अपने आप में एक केस स्टडी होगी। आज ही हमने वाइल्ड लाइफ की बात की, आज ही हमने चर्चा की कि कैसे नए प्लान्स की जरूरत है, नए नए प्रोजेक्ट्स को हमने इनिशिएट करने की बात की, तो उसी पर्सपेक्टिव से आप इसको देख सकते हैं। एंड यू हैव टू थिंक कि कैसे विदाउट उनको डिस्टर्ब किए कि क्या कोई कोई वर्चुअल प्रोग्राम हो सकते हैं, ऐसे लाइव स्ट्रीमिंग हो सकती है दूर से, क्योंकि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का तो रोल परपेचुअली है ही है। आई थिंक दैट वुड हैव बीन वन ऑफ द अमेजिंग आइडियाज। आप क्या सोचते हैं उसके बारे में, और आप कैसे उसको चाहेंगे कि अगर आप वहां पर होते, या आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में होते, या इंडियन पुलिस सर्विस में, या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भी आप हैं, तो आप कैसे उसको देखते? ये एक सोचने की बात है। डू थिंक अबाउट इट, वर्क ऑन दैट डायरेक्शन,
and get back to me with all details and your comments. Thank you very much.